एपिसोड 742। मैं उसके साथ दौड़ता हुआ बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक कमरे में आ गया। सोनिया ने दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर को घुमाकर उल्टा कर दिया। इसके साथ ही मेरे सामने वाली दीवार दो हिस्सों में तकसीम हो गई। हम दीवारों के दरमियान खला से गुजरकर एक तारीक हिस्से में पहुंचे। उसने एक स्विच ऑन किया, रोशनी हो गई। हम एक तंग राहदारी में थे। वहां भी एक दीवार से उल्टी तस्वीर लगी हुई थी। सोनिया ने दोनों हाथों से उसे पकड़कर घुमाते हुए सीधा किया तो दीवार का हिस्सा सरकता हुआ आया और दूसरे हिस्से से इस तरह मिल गया कि चोर रास्ता बंद हो गया। हम सीढ़ियां उतरकर एक तहखाने में आए। वहां दो कमरे थे। सोनिया ने कहा, मैं अभी आती हूं। वो दूसरे कमरे में चली गई, दरवाजे को बंद कर दिया। मैं उसे गले लगाते वक्त ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, बल्कि जज्बात में बहता हुआ अपनी रिहाइशगाह से यहां आया था। ये सच है कि आदमी जज्बात में अंधा हो जाता है। मैं भी अंधा हो गया था, अपने पीछे आने वालों को न देख सका। मैं मुतमईन हो गया था कि यहाँ के जासूस मुझे आर्नल्ड समझ रहे हैं। अब पता चला कि ऐसा नहीं था। मैं उन्हें झांसा दे रहा था और वो झांसा देकर मुझे ही सोनिया तक पहुंचने वाली सीढ़ी बना चुके थे। वो दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल कर आई तो दुल्हन का सुर्ख चौड़ा उतर चुका था। उसने जीन्स जैकेट और कैनवस के जूते पहन लिए थे। मैंने करीब आकर उसके बाजुओं को थाम कर पूछा, क्या तुम मेरे नसीब में नहीं हो? वो मेरे शाने पर हाथ रख कर बोली, मैं तुम्हारी हूं, लेकिन अभी मजबूरी है। वो लोग चोर रास्ते का सुराख लगा सकते हैं। यहां से फौरन चलो। हम एक दूसरे का हाथ थाम कर तेजी से चलते हुए एक सुरंग में दाखिल हो गए। फिर झुककर दौड़ते हुए वहां से गुजरने लगे। बड़ी लंबी सुरंग थी। टॉर्च की रोशनी में रास्ता आगे और आगे बढ़ता ही जा रहा था और अंदाजा हो रहा था कि हम एक तवील फासला तय करते हुए उस इलाके से दूर जा रहे हैं जहां सोनिया की रिहाइश थी। आखिर वो सुरंग खत्म हुई। हम उसके आखिरी सिरे पर से चढ़ते हुए एक तंग राहदारी में आ गए। सोनिया ने दीवार पर लगे हुए एक बटन को दबाया। चोर दरवाज़ा खुल गया। हम एक गैराज में पहुंच गए। सोनिया ने कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। मैंने गैरेज का दरवाज़ा खोल दिया। वो कार ड्राइव करती हुई आई। मैं दरवाजे को दोबारा बंद करके उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। हम एक छोटे से बाजार में थे। तमाम दुकानें खुली हुई थीं। वहां कोई हमें पहचान नहीं सकता था। हम अपने असल रूप में नहीं थे। अगर कोई पुलिस या फौज का अफसर हमें रोकने टोकने के लिए आता तो हम उससे निमट लेते। अब तो तंजीम वालों को यकीन हो चुका होगा कि सोनिया और फरहाद यहीं मौजूद हैं। जो लोग मेरा ताक़ुब करते हुए सोनिया की रिहाइशगाह तक पहुंचे थे, उन्होंने ट्रांसमीटर के जरिए इंटेलिजेंस को इत्तला दी थी। वहां के चीफ ने फौज के जनरल को बताया था कि आर्नल्ड एक रिहाइशगाह में पहुंचा था। एक औरत ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था। जब सुराग रसा वहां पहुंचे तो आर्नल्ड उस औरत के साथ बंद मकान से गायब हो गया था। ये रिपोर्ट पहुंचते ही नए जनरल आर्मस्ट्रांग ने हुक्म दिया कि नाकाबंदी करके कर्फ्यू नाफिज किया जाए। रेडियो टीवी के जरिए गश्त करने वाले फौजियों की जबान से शहरियों को आगाह किया जाने लगा। वो फौरन घरों में चले जाएं और अपने दरवाजे खुले रखें। हर घर में जाकर वहां के फैमिली मेंबर्स को चेक करेंगे। हमने कार रेडियो के जरिए ये इत्तला सुनी। सोनिया ने एक रिहायशी इलाके की तरफ कार मोड़ते हुए कहा, मालूम करो सुराग रसा हमारे तहखाने तक पहुंच गए हैं। मैंने कहा, जनरल डायर के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं रही है। वैसे जदीद आलात के जरिए वो तहखाने का सुराख लगा सकते हैं। वो कहने लगी, देखो सड़कें और गलियां खाली हो रही हैं। हम भी इस कार में ज़्यादा देर नहीं रह सकेंगे। उनका मकसद यही है कि हम खाली रास्तों और गलियों से गुजरते हुए पकड़े जाएं या फिर किसी घर में जाकर पनाह लें। उसने कार एक गली में रोक दी। मैंने उसके साथ उतरते हुए देखा। गली के आखिरी सिरे से फौजियों का एक ट्रक आ रहा था। हम दौड़ते हुए दूसरी गली में आ गए। फिर वहां से छुप कर देखा। वो फौजी ट्रक कार के पास आकर रुक गया। एक अफसर और 4 फौजी जवानों ने ट्रक से उतरकर हमारी कार में झांक कर देखा। फिर उसके चारों पहियों की हवा निकाल कर चले गए। मैंने सोनिया से कहा, वो चाहते हैं कि हम मजबूर होकर किसी मकान या इमारत में पनाह लें। अब वो जदीद आलात के जरिए हर मकान में तहखानों का सुराख लगाएंगे। वो हमारे छुपने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए ज़मीन तंग हो रही है। हम वहां से दौड़ते हुए और छुपते छुपाते कई गलियां अबूर करने के बाद एक मैदान में आ गए। वहां एक बहुत बड़ा सर्कस लगा हुआ था। उसके इहाते से मर्द और बच्चे बाहर आ रहे थे। स्पीकर के जरिए कहा जा रहा था, हंगामी हालात के पेश नज़र कर्फ्यू लगाया गया है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि फौरन अपने घरों में पहुंच जाएं। 1 घंटे बाद जो भी रास्ते या गलियों में नजर आएगा उसे गोली मार दी जाएगी। मैं और सोनिया सर्कस से निकलने वालों की भीड़ में शामिल हो गए। वो बाहर आ रहे थे। हम उनके दरमियान छुपते हुए सर्कस के खेमे में चले गए। तमाशाइयों की भीड़ कम हो रही थी। आसपास के खेमों में औरतों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं।
सर्कस में तमाशा दिखाने वाली कोई औरत इस खेमे में भी आ सकती थी जहां हम छुपे हुए थे। फिर यही हुआ। कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। हम फौरन ही खेमे के दूसरी तरफ से बाहर आ गए। अंदर आने वाले एक मर्द की आवाज़ सुनाई थी। वो कह रहा था, जब से शादी हुई है हमने सुकून से सुहाग रात नहीं बनाई। आधी रात तक तमाशा दिखाने के बाद मेरे पास आती हो तो थकन से चूर रहती हो। जरा खामोशी रही। फिर एक औरत कहने लगी, ओहो क्या करते हो, ये सर्कस का लिबास है, जरा बदलने तो दो। मैंने और सोनिया ने एक दूसरे को हसरत से देखा। खेमे के अंदर सुहाग रात की मुसर्रतें थीं और हमें मुसर्रतों की कोई जमीन नहीं मिल रही थी। हम वहां से रेंगते हुए जरा दूर आ गए। फौज के कुछ जवान सर्कस गैलरी के अंदर जा रहे थे। कुछ उन खेमों की तरफ फैल रहे थे जहां से हम आ रहे थे। हम किसी भी लम्हे में पकड़े जा सकते थे। हाथी सलाखों से बंधे हुए थे। उनके बाद कई घोड़े कतार में बंधे खड़े थे। दूर तक सूखी घास फैली हुई थी। हम उन जानवरों के पीछे छुपते हुए शेरों के आनी पिंजरों के करीब आ गए। दूर से दो मुसल्ला फौजी आते हुए दिखाई दिए। हम फौरन घास पर लेट गए। फिर लुढ़कते हुए एक शेर के पिंजरे के नीचे आ गए और बड़ी फुर्ती से अपने ऊपर घास डाल ली। ऊपर शेर, नीचे हम और कुछ फासले पर मुसल्ला फौजी जवान थे। वाकई हमारे लिए जमीन तंग थी और आसमान दूर था। फौजियों के टॉर्च की रोशनी इधर से उधर जा रही थी। एक आध बार शेर के पिंजरे के पास से भी गुजरी। हमारे और शेर के दरमियान मजबूत लोहे की जाली थी। जाली पर लकड़ी का तख्ता बिछा हुआ था जिस पर शेर टहल रहा था। वो फौजी जवान करीब आ गए। उसी वक्त शेर हमारे लिए मुसीबत बन गया। जिस तख्ते पर वो टहल रहा था उसकी लकड़ी उसी जगह से जरा टूटी हुई थी। मैं मुंह पर से घास हटाकर उन फौजियों की पोजीशन मालूम कर रहा था। ऊपर से शेर ने टहलते हुए इस टूटे हुए तख्ते से झांक कर मुझे देख लिया। देखते ही गुर्राने लगा। मैंने फौरन अपने ऊपर घास बराबर कर ली और अच्छी तरह छुप गया। लेकिन वो देख चुका था। तख्ते पर पांव मारकर नीचे देखते हुए धाड़ने लगा था। कम वक्त एक बेजबान जानवर हमें गिरफ्तार कराने पर तुल गया था। मैंने एक जरा सी घास हटाकर देखा। वो दोनों फौजी एक लाइटर से सिगरेट सुलगा रहे थे। मैंने पास पड़ी हुई एक पतली सी लकड़ी उठाई, फिर तख्ते के शिगाफ में डालकर लकड़ी के सिरे को शेर के मुंह पर मारा। वो एकदम से भड़क गया। गुस्से में दौड़ता हुआ आनी सलाखों से टकराने लगा। दोनों फौजी उछलकर पीछे चले गए। एक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे ये हमें कच्चा चबा जाएगा। दूसरे ने कहा, यार मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये पिंजरे से निकल आया है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में उसे धाड़ते हुए देखा, फिर वहां से दूसरी तरफ जाने लगे। जब वो जरा दूर निकल गए तो हम लुढ़कते हुए पिंजरे के नीचे से निकलकर फिर दौड़ते हुए दूसरे शेर के पिंजरे के नीचे लुढ़क गए। अपने ऊपर घास डाल ली। फिर मैंने सोनिया के दिमाग में आकर कहा, क्या खूब सुहाग रात है, हमारा अंजाम देखकर कोई शादी नहीं करेगा। वो मुस्कुराती हुई करवट बदलकर मेरे करीब हो गई। वो जिस हद तक करीब हुई उससे ज्यादा कुर्बत का मौका नहीं था, क्योंकि ऊपर शेर था, नीचे सूखी घास थी। हमारी जरा सी हरकत से घास में सरसराहट की आवाज होती थी और हल्की सी आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक सुनी जा सकती थी। लिहाजा हम जितनी शराफत से लेटे हुए थे उतनी शराफत दुनिया के किसी मियाँ बीवी में नहीं हो सकती थी। वो इशारे से कहने लगी, दिमाग में आओ। मैं उसके अंदर पहुंच गया। उसने कहा, ख्याल खानी करो, जनरल डायर के अलावा और किसी अहम ओहदेदार के दिमाग में जाओ। मैंने कहा, तुम्हारे पास आने से पहले मैं जनरल के जरिए उन हुक्काम और फौजी अफसरान की आवाज़ें सुन चुका हूं जो योगा के माहिर हैं। उनकी आवाज़ें सुनकर कुछ हासिल नहीं होगा। वो हसास दिमाग रखने वाले सांस रोक लेंगे। उनमें से दो चार ऐसे होंगे जो 2-4 घंटे बाद अपने दिमागों में मुझे खुशामदीद कहेंगे। क्या तुमने उनकी दिमागी कमजोरी के लिए कोई चाल चली है? मैंने कोई चाल नहीं चली है। क्या तुम इस बात से मुत्तफिक हो कि हुकूमत के बड़े बड़े पेचीदा मसाइल में उलझने वाले हुक्काम किस जहनी परेशानी में मुब्तला रहते होंगे? हाँ, मैं मानती हूँ दुनिया के 90% हुक्मरान वक्त पर खा नहीं सकते, वक्त पर सो नहीं सकते। वैसे खाना तो किसी वक्त भी खा लिया जाता है, लेकिन नींद रात को किसी वक्त भी नहीं आती। सोने के लिए नींद की दवा लाजमी होगी। वो बोलते बोलते चौंक गई, फिर कहने लगी, ओह गॉड, मैं समझ गई। तुम इंतजार कर रहे हो कि आधी रात तक यहाँ के कुछ हुक्काम खाप आवर दवाएं इस्तेमाल करके सो जाएं और तुम्हारी ख्यालखानी के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दें। हाँ, नींद की दवाएं दिमाग को जरा कमज़ोर करके सुला देती हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस हाकिम ने दवा इस्तेमाल की है और वो तुम्हें महसूस नहीं करेगा? ज़रा सब्र करो, अभी तुम देख लोगी। क्या पहले से बता दोगे तो सस्पेंस नहीं रहेगा? ये बात नहीं है। अभी 2 जवान यहां से जाते हुए बातें कर रहे थे। मैं उनके जरिए किसी अफसर के दिमाग में जगह बनाऊंगा। मैं उसके लहजे को सोचता हुआ उसके अंदर पहुंच गया।
वो अपने अफसर से कह रहा था, हम खेमों और पिंजरों के आसपास देख कर आ रहे हैं। वो दोनों ऐसी खुली जगह पर आकर नजरों से छुप नहीं सकते थे। वो यहाँ नहीं है। अफसर ने कहा, वो अभी नहीं है, लेकिन कहीं से भटकते भागते हुए यहाँ आ सकते हैं। रात 2 बजे तक खुली आंखों से देखते रहना। 2 बजे के बाद दूसरे जवान ड्यूटी पर आ जाएंगे। उसने जेब से एक छोटी बोतल निकाली, फिर उसे खोलकर घटाघट 2-4 घूंट पिए। कभी तो यूं लगता है जैसे दुश्मन खुद मेरे लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन जहां तक पीने वालों का सवाल है, तो इसे महज इत्तेफाक या तकदीर की मेहरबानी ना समझी जाए। तकदीर मेरे सामने पीने वालों को नहीं लाती। इस मुल्क में पीने वाले इतने हैं कि उनकी भीड़ में न पीने वाले परहेजगार मुश्किल से नजर आते हैं। योगा के माहिरीन भी खास तकरीबात में दिल खोल कर पीते होंगे, लेकिन आजकल परहेज करते होंगे। बहरहाल मैं शराब के साथ उसके अंदर पहुंच गया। वो अपनी एक जीप और ट्रक में फौजी जवानों को लेकर आया था। ट्रक वापस चला गया था। रात के 2 बजे दूसरी ड्यूटी करने वाले जवानों को पहुंचाया जाना था। मैंने उसकी सोच से मालूम कर लिया कि वो अपने कितने अफसरान को करीब से जानता है और कौन इस तरह बिला नागा पीता है। वो सोचने लगा, सभी पीते हैं। कोई काम की ज्यादती के बायस होश में रहने के लिए थोड़ी थोड़ी पीता रहता है, कोई मदहोश हो जाने के लिए ज्यादा पी लेता है। वो अपनी ड्यूटी से बेजार हो रहा था। शराब के साथ किसी की जरूरत महसूस हो रही थी। अगर कर्फ्यू ना लगाया जाता तो वो किसी के साथ अपनी जीप में ऐश भी करता और ड्यूटी भी जारी रहती। मैंने उसकी सोच में कहा, सर्कस में करतब दिखाने वाली हसीनाओं की यहाँ कमी नहीं है। मैं यहाँ से किसी को अपने घर में ले जा सकता हूँ। उसकी सोच ने कहा, मैं कितनी देर से यही बात सोच रहा हूँ, लेकिन ड्यूटी छोड़कर जाऊंगा तो। मैंने उसकी बात पूरी नहीं सुनी। यह समझ में आ गया कि सिर्फ ड्यूटी की वजह से मजबूर है। मैंने सोनिया को उसके बारे में बताया। वो कहने लगी, उसे शराब के साथ शबाब चाहिए। मैं उल्लू बनाऊंगी। सलमान को बुलाओ। मैंने उसे बुला लिया। सोनिया ने कहा, फराद तुम्हें एक शख्स के दिमाग में पहुंचा रहे हैं, तुम उसके दिमाग में रहो। आप कहाँ हैं सिस्टर? शेर के कदमों में। शेर रह रह कर धाड़ रहा था। सलमान ने कहा, वाकई एक नहीं कई शेरों की आवाज़ें सुन रहा हूं। मैंने कहा, हम शेरों के पिंजरों के नीचे छुपते फिर रहे हैं, मेरे पास आओ। वो मेरे पास आ गया। मैंने उसे फौजी अफसर के दिमाग में पहुंचा दिया। फिर सोनिया के पास आकर कहने लगा, अब जा सकती हो। वो लुढ़कती हुई पिंजरे के नीचे से निकल गई। इत्मीनान से चलती हुई उसकी तरफ जाने लगी। उसने आहट सुनकर घूमते हुए देखा। डांट कर कुछ कहना चाहता था, फिर हसीन औरत को देखकर चुप हो गया। जब वो करीब आई तो उसने पूछा, क्या सर्कस में काम करती हो? हाँ, तमाशे दिखाती हूँ। तुम भी तमाशा देखो। अपने एक जवान को बुलाओ और मेरे साथ चलो। सलमान ने अफसर के दिमाग में रहकर उसे हुक्म की तामील पर मजबूर किया। उसने एक जवान को बुलाकर कहा, मेरे पीछे चले आओ। वो सोनिया और अपने अफसर के पीछे चलता हुआ शेरों के पिंजरे के करीब से गुजरने लगा। मैंने पीछे से गर्दन दबोच ली। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो मुंह से आवाज निकालने के काबिल नहीं रहा था। सोनिया अफसर से पूछ रही थी, ये तमाशा कैसा लग रहा है? वो अपने फौजी मातहत को मेरी गिरफ्त से निकालकर घास पर गिरते और बेहोश होते हुए देख रहा था, लेकिन खामोश खड़ा था। सलमान की मुट्ठी से निकल नहीं सकता था। मैं उस फौजी जवान को लुढ़काता हुआ पिंजरे के नीचे ले गया। अपने कपड़े उसे पहनाए, उसकी वर्दी खुद पहन ली, फिर उस पर अच्छी तरह घास डालकर पिंजरे के नीचे से निकल आया। सोनिया ने अफसर से कहा, अपने क्वार्टर में चलो। वो हमारे साथ चलता हुआ अपनी जीप में आया। सोनिया उसके साथ बैठ गई। मैं पिछली सीट पर आ गया। जीप वहां से चल पड़ी। आगे जाकर हमने देखा पूरे शहर में वीरानी और सन्नाटा छा गया था। सड़कों और गलियों में सिर्फ कुत्ते और फौजी घूम रहे थे। 2 मुख्तलिफ रास्तों पर दूर से हमें रुकने का सिग्नल दिया गया। फिर मुझे और फौजी अफसर को देखकर आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हमारे लिए पूरे शहर में नाकाबंदी की गई थी। रास्ते और गलियां खाली कराई गई थीं, ताकि हम किसी चार दीवारी में छुपने पर मजबूर हो जाएं और वो हमें ढूंढकर गिरफ्तार कर लें। हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चार दीवारी में पहुंच गए थे। वो चार दीवारी फौजी अफसर की थी। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वहां पनाह ले रहे हैं। मैंने सलमान से कहा, तुम अफसर को वापस सर्कस की तरफ ले जाओ। उसे याद नहीं आना चाहिए कि यह हमें अपने घर पहुंचा कर गया है। सलमान उसे वापस ले गया। मैंने सोनिया को अपनी तरफ खींचकर पूछा, क्या ख्याल है, ये चार दीवारी हमारी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए कैसी है? वो अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, दुश्मन के घर में ईद नहीं की जाती। होश में रहो, पहले तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होने दो। मैं जब से पैदा हुआ हूं कहीं महफूज नहीं रहा हूं। तुम भी मेरी तरह आज तक भागती दौड़ती रही हो। मैं उसके करीब हो गया। वो दूर होकर कहने लगी,
तुम कुछ बावले हो रहे हो, लेकिन मैं जज्बात में अंधी नहीं हो सकती। भूल नहीं सकती कि ये नई जगह है, एक फौजी अफसर का घर है। कोई दूसरा अफसर यहां रोशनी देखकर आ सकता है। मैंने स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इसे बंद कर देता हूं। अंधेरा करने से पहले घड़ी देखो, आधी रात हो रही है। कई आला हुक्काम अपने मामूल के मुताबिक नींद की आगोश में पहुंच गए होंगे। मैंने घड़ी देखी, वाकई अहम ख्याल खानी का वक्त था। मैं ठंडे जज्बात और ठंडी आहों के साथ एक खाली जगह बैठ गया। वो मेरी हालत पर मुस्कुराकर कहने लगी, सब्र का फल मीठा होता है, ख्याल खानी करो। मैं इस दौरान इस छोटे से कॉटेज को अच्छी तरह चेक करती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई। मैं जनरल डायर के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में कहने लगा, सोनिया और फराद के सिलसिले में नाकामी की रिपोर्टें मिल रही हैं। मुझे आला हुकाम को हालात से बाखबर करना चाहिए। जनरल की सोच ने कहा, मैं किसी हाकिम को आधी रात के वक्त फ़ोन नहीं कर सकता। मुझे ताकीद की गई है कि 12 बजे के बाद मुदाखलत ना करूं। कोई भी अहम इत्तला सुबह दी जाए। पहले ऐसी बात नहीं थी। साबिका हुक्काम फ़ोन की घंटी सुनते ही किसी वक्त भी उठ बैठते थे। मौजूदा हुक्मरानों ने ताज़ा दम रहने के लिए नींद पूरी करने का यह उसूल अपनाया हुआ था। उनमें से कौन नींद की दवाएं इस्तेमाल करता था, ये जानने के लिए फ़ोन की घंटी बजाना ज़रूरी था। मैंने जनरल के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे एक आला हाकिम का नंबर डायल करवाया, फिर उसके कान से रिसीवर लगा दिया। दूसरी तरफ से फ़ोन की घंटी बज रही थी, लेकिन कोई रिसीवर नहीं उठा रहा था। अक्सर हुक्काम रात के वक्त अपने सराहने टेलीफोन नहीं रखते थे। आधी रात के बाद उनके सेक्रेटरी और दूसरे मातहत फ़ोन अटेंड करते थे, लेकिन मौजूदा हुक्काम अपनी अपनी रिहाइशगाह में तनहा रहते थे। हमसे उन्हें यह अंदेशा था कि हम उनके सेक्रेटरी या किसी मुलाजिम के ज़रिए उनके दिमागों में जगह बना लेंगे, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे। वो आला हाकिम भी अपने बंगले में तनहा था। फ़ोन की घंटी सुनकर रिसीवर उठाने वाला कोई मुलाजिम नहीं था। मैंने जनरल से रिसीवर रखवा दिया, फिर ख्याल खानी की परवास करता हुआ उस आला हाकिम के दिमाग में पहुंच गया। कोई दुश्वारी, कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। वो दिन के वक्त हसास दिमाग रखने वाला दवा के असर से बेहिस होकर रात को गफलत की नींद सो रहा था। मैं निहायत इत्मीनान से इसके ख्यालात पढ़ने लगा। पहले ये मालूम किया कि वो तमाम आला हाकिम और फौजी अफसरान एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर या ट्रांसमीटर के ज़रिए रब्ता कायम करते हैं। कोई किसी की रिहाइशगाह के करीब से नहीं गुजरता और ना ही कभी रूबरू मुलाकात करता है। सिर्फ हंगामी इजलास के वक्त पापा डॉग से गुफ्तगू करने के लिए वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं, अहम मसाइल पर बहस करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। चूंकि जनरल के दिमाग में ख्याल खानी करने वाले दोस्त और दुश्मन आते रहते थे, इसलिए जनरल कभी दुश्मन बनकर मौजूदा हुक्काम को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत कर सकता था। इसलिए फौजी अफसरान उसकी कड़ी निगरानी करते थे। मैंने आला हाकिम से पूछा, पापा डॉग की रिहाइशगाह से कौन कौन वाकिफ है? उसने जवाब दिया, मुझे और फौज के योगा के माहिर 2 फौजी अफसरान को मालूम है कि वो रॉयल स्ट्रीट की एक महल नुमा कोठी में रहता है। रात को सोने के लिए या किसी खतरे के वक्त तहखाने में चला जाता है। उसने कोठी का पता बता दिया। उस कोठी के बाहर मुसल्ला फौजियों का पहरा रहा करता था। उसके इहाते में रात को खूंखार कुत्ते जागते, गुर्राते और भौंकते रहते थे। अंदर सिर्फ एक मुसल्ला बॉडीगार्ड रहता था, वो भी योगा का माहिर था। मैंने सोनिया को बुलाकर बताया कि पापा डॉग कितने सख्त पैरे में रहता है। वो कहने लगी, इस कॉटेज में फौजी अफसर ने काफ़ी हथियार जमा किए हैं। मैं एक रिवॉल्वर और साइलेंसर लेकर चलूंगी। ठीक है, मैं भी यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। मैंने सलमान से कहा, इस अफसर के ज़रिए दूसरे फौजी अफसर से रब्ता करो, मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा। उसने अफसर को मजबूर किया। वो ट्रांसमीटर के ज़रिए अपने एक सीनियर अफसर से रब्ता करने लगा। थोड़ी देर में उस सीनियर अफसर की आवाज़ सुनाई थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी ज़बान से कहा, सलमान, रब्ता ख़त्म करा दो, काम बन गया है। वो सीनियर अफसर अपनी जीप में बैठकर हमारी तरफ आने लगा। मैंने लैला और सुल्ताना को बुलाकर 2 फौजी जवानों के दिमागों में पहुंचाया जो उस सीनियर अफसर के साथ आ रहे थे। मैं भी वर्दी में था, इसलिए तीसरा फौजी जवान लग रहा था। मुख्तसर ये कि मैं उस सीनियर अफसर के दिमाग पर सवार रहकर सोनिया और मुसल्ला जवानों के साथ पापा डॉग के महल नुमा कोठी के सामने पहुंच गया। गेट पर पहरेदारों ने सीनियर अफसर को देखकर सैल्यूट किया, फिर गेट खोल दिया। इहाते के अंदर कुत्ते भौंक रहे थे। उन्हें तरबियत देने वाले 2 अफराद दूर ले जा रहे थे। हम जीप से उतरकर कोठी के अंदर पहुंच गए। मुसल्ला बॉडीगार्ड ने पूछा, सर, आपने आने की इत्तला नहीं दी? अचानक आने की वजह क्या है? सोनिया ने कहा, वजह यह है कि तुम योगा के माहिर हो और यह अच्छी बात नहीं है। उसने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर को निकाला। बॉडीगार्ड ने अपना रिवॉल्वर निकाला, लेकिन इससे पहले ही सोनिया ने उसे गोली मार दी।
फिर लैला और सुल्ताना से कहा, इन जवानों के जरिए इसकी लाश किसी टॉयलेट में पहुंचा दो। वो दो फौजी जवान उस बॉडीगार्ड की लाश उठाकर ले गए। सलमान ने मेरे पास आकर कहा, मेरे मामूल अफसर की ड्यूटी बदलने वाली है। मैंने कहा, उसे छोड़ दो और उस सीनियर अफसर को गिरफ्त में रखो। मैं उसे सलमान के हवाले करके बोला, यहाँ दो मुसल्लह फौजी हैं, लैला और सुल्ताना उनके दिमागों में हैं। यहाँ कोई फ़ोन या ट्रांसमीटर कॉल आए तो फौरन मुझे इत्तला देना। मैं सोनिया के साथ तेजी से चलता हुआ एक कमरे में आ गया। वहां रखे हुए एक पलंग के नीचे चोर रास्ता था। उस रास्ते से हम तहखाने में पहुंच गए। वहां एक आरामदेह पलंग पर पापा डॉग सो रहा था। हमारे आते ही उसकी आंख खुल गई थी। शायद उसने सोने से पहले दिमाग को यही हिदायत दी थी कि किसी के आते ही आंख खुल जाए। किसी गाफिल की आंख खुलती है तो उसे पछताने की मोहलत नहीं मिलती। सोनिया ने उसके एक बाजू में गोली मारते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम ख्यालखानी के जरिए खतरे की घंटी बजा दो। मैं पापा डॉग के दिमाग में पहुंच गया। वो चेहरे से पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन दिमाग में पहुंचते ही तस्दीक हो गई। मैंने कहा, सोनिया, अब शुबे की गुंजाइश नहीं रही। यही पापा डॉग है। वो जख्मी बाजू को थाम कर संभलना चाहता था। सोनिया का नाम सुनते ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो दूसरे बाजू पर गोली मारते हुए बोली, तुम्हें गोलियों से नहीं, लातों और जूतों से मारना चाहिए, क्योंकि तुमने हमें बहुत दौड़ाया है। इरादा था कि तुम्हें भी दौड़ा दौड़ा कर मारती रहूंगी, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने का थोड़ा सा भी मौका देना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। वो तकलीफ की शिद्दत से फर्श पर घुटने टेक कर बोला, मैं अपनी पिछली जिंदगी के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता, और ये नई जिंदगी तुम छीन रही हो। मुझे इतना तो बता दो कि तुम मेरी जान की दुश्मन क्यों हो। मैंने कहा, बताने का वक्त गुजर चुका है। तुम हमें बातों में लगाकर अपने बचाव की तदबीर करना चाहते हो। सोनिया, किस्सा तमाम कर दो। उसने बेआवाज फायर किया। गोली उसकी पेशानी को फाड़ती हुई खोपड़ी के आर पार हो गई। वो औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। सोनिया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुकद्दर का लिखा हुआ पूरा हो चुका है? ये मेरे ही हाथों से मर गया है? मैंने कहा, मैं अभी इसकी मौत का यकीन दिलाता हूं। मैंने पापा डॉग की लाश को लात मारकर पलंग के नीचे कर दिया। फिर सोनिया को दोनों बाजुओं में उठाकर पलंग पर फेंक दिया। वो कहने लगी, अरे ये क्या करते हो? मेरी जान, आज तक किसी दूल्हा दुल्हन ने किसी लाश के ऊपर सुहाग रात नहीं मनाई होगी। हम मनाएंगे। मैंने बिस्तर पर छलांग लगाई। इसी को मुकद्दर कहते हैं। जिसका बिस्तर था वो नीचे था, हम ऊपर थे। हम देख सकते थे, वो अपने बिस्तर की मुसरतें नहीं देख सकता था। ये बात लुत्फ हासिल करने की नहीं, इबरत हासिल करने की है। जी हाँ, ये इबरत हासिल करने की बातें हैं। दुनिया में कितने ही फिरौन गुजरे, कितने ही अय्याश अपनी सेज को हसीनाओं से सजाते रहे, फिर वो न रहे, सिर्फ उनके बिस्तर रह गए। दुनिया के तमाम मुल्कों से हसीनाएं खरीदी जाती हैं, फिर बड़े बड़े शहंशाहों के बिस्तरों पर पहुंचाई जाती हैं। उन बिस्तरों पर औलादें जन्म नहीं लेती। उन बिस्तरों पर कोई हसीना माँ बनकर अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाती। बिस्तर वही है जहां हमें माँ का दूध मिले, उस बाप का जबर ना मिले जो हमें पैदा होने से पहले ही हमारी माँ की कोख में हमें मार डालता है। सुबह होने वाली थी। सोनिया मेरे सीने पर सर रख कर सो गई। वो जैसे एक तवील मुद्दत के बाद गहरी नींद सो रही थी। आज से पहले बेशुमार जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर जागते जागते सो गई थी। सोते सोते जागती रही थी। इतनी बड़ी दुनिया में मैं ही उसके लिए आसमान था, मैं ही उसका मोतबिर महाफिज था। इसलिए वो मुझ पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ डालकर सुकून से बेखट के सो गई थी। मैं ख्यालखानी के जरिए दूसरे हाकिम के दिमाग में पहुंच गया। चंद हुक्काम और चंद फौजी अफसरान ने योगा के बल पर हुकूमत की बागदौड़ संभाल ली थी, ताकि हम उनके दिमागों में आकर हुकूमत को कमज़ोर न बना सकें। लेकिन आदमी हजार एहतियात के बावजूद किसी न किसी पहलू से कमज़ोर हो जाता है। ये एक हकीकत है कि हुकूमत का बोझ संभालने वाले वक्त पर खाते हैं और ना ही वक्त पर नींद पूरी कर सकते हैं। हर सुबह जहनी ताजगी के लिए ख्वाब आवर गोलियां खाकर नींद को बुलाते हैं। ऐसी मसक्कन और ख्वाब आवर दवाएं दिमाग को सुस्त और कमज़ोर बनाती हैं। ये कमज़ोरी वक्ती होती है। मैं इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर पहले एक हाकिम के दिमाग में गया था। वो गहरी नींद में मुझे महसूस ना कर सका था। फिर उसके दिमाग में छुपी हुई मालूमात ने मुझे पापा डॉग की रिहाइशगाह तक और पापा डॉग को मौत तक पहुंचा दिया था। मैंने दूसरे हाकिम के दिमाग से भी उसकी कमज़ोरी मालूम की। फिर एक फ़ौजी अफसर के अंदर पहुंचकर उस पर अमल किया। उसके बाद वो दूसरे फ़ौजी अफसर के पास पहुंचा तो वो नींद से चौंक कर उठ गया। इसका मतलब ये था कि वो ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल नहीं करता था। उसने पूछा, कौन है? मैंने पापा डॉग की नई आवाज़ और नए लहजे में कहा, पापा डॉग बोल रहा हूँ। मेरे पास बराह रास्त क्यों नहीं आए हो?
मैं अभी जनरल के पास चुपचाप किया था। उसके पास कोई बोल रहा था। वो फरहाद या सलमान हो सकता है। परेशानी की वजह से जनरल डायर अपने होश में नहीं था। मैंने कहा, अब मैं 4 घंटे बाद रब्ता करूंगा, क्योंकि पिछली रात जागता रहा हूं। अब नींद पूरी करने जा रहा हूं। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। भेद खुलते खुलते रह गया था। मैं चाहता था 4 घंटे तक सोनिया नींद पूरी कर ले, मैं अहम मामलात निपटा लूं। फिर वहां के नए हुकाम और फौजी अफसरान को पापा डॉग की मौत की इत्तला मिले। उसी वक्त फोन की घंटी सुनाई थी। मैं बिस्तर से उठा और उस खुफिया कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। फिर रिसीवर को उठाया। जिस फौजी अफसर से अभी मैंने राब्ता किया था, उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कोड वर्ड्स अदा करने के बाद पूछ रहा था, पापा डॉग क्या कर रहा है? मैंने पापा डॉग के बॉडीगार्ड की आवाज़ में जवाबन कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, वो खुफिया कमरे में है। क्या मैं फ़ोन पर राब्ता कराऊं? नहीं, अभी वो मेरे दिमाग में आया था और अब सोने जा रहा है। उसे डिस्टर्ब ना करो। बहुत चौकन्ने रहो। 10 बजे दूसरा बॉडीगार्ड ड्यूटी पर आकर तुम्हें रिलीव कर देगा। उसने रिसीवर रख दिया। मैंने भी रिसीवर रख कर देखा। सोनिया खुफिया कमरे से निकल कर आ गई थी। वो मुझसे नजरें मिलते ही शर्मा गई। फिर तेजी से आई और मेरे सीने में मुंह छुपाकर कहने लगी, सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, महफूज कले में नींद आ ही जाती है। वैसे अच्छा हुआ तुम जाग गई। यहाँ 10 बजे गार्ड्स की ड्यूटी बदलने वाली है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने उसी अफसर के दिमाग में जगह बनाई जो इस पनाहगाह के मेन गेट पर 2 फौजी जवानों के साथ अपनी ड्यूटी अदा कर रहा था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक खूंखार कुत्तों के ट्रेनर से कहा, इन्हें बांध दो, साहेब बाहर जाएंगे। कुत्ते बांध दिए गए। एक कार रिहाइशगाह के दरवाजे पर पहुंच गई थी। उस कार की विंड स्क्रीन और खिड़कियों के शीशे कलर्ड और ब्लाइंड थे। अंदर से बाहर देखा जा सकता था, बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आता था। हम दोनों अगली सीटों पर बैठ गए। सोनिया ने स्टीयरिंग सीट संभाली, क्योंकि मैंने ख्याल खानी के जरिए वहां के अफसर को संभाल रखा था। यूं हम पापा डोक की खुफिया पनाहगाह से निकल आए। वहां से निकलने के बाद हमारे पास छुपने की जगह नहीं थी और मैं जिस अफसर के दिमाग में था, उसके केबिन में फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो किसी फौजी अफसर ने पूछा, क्या रिपोर्ट है? उसने मेरी मर्जी के मुताबिक जवाब दिया, खैरियत है सर। अभी मैंने इंटरकॉम के जरिए बॉडीगार्ड से पूछा था। उसने बताया है कि पापा डॉग सो रहा है। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। मैंने चंद सेकंड्स के लिए उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर सलमान को बुलाया। फिर उससे कहा, मेरे साथ एक अफसर के दिमाग में आओ और उसके जरिए मुतल्लिका अफसरान को यही यकीन दिलाते रहो कि पापा डॉग सो रहा है। मैं उसे अफसर के दिमाग में पहुंचाकर सोनिया से कहने लगा, ये गाड़ी किसी तंग सी गली में रोको जहां से फौजी गश्त करते हुए ना गुजरते हों। वो मेरी हिदायत पर अमल करने लगी। मैंने रसवंती से कहा, मैं और सोनिया यहां से निकलना चाहते हैं। पापा डॉग ख़त्म हो चुका है। सोनिया ने एक गली में कार रोक दी। हम कार से निकलकर तेजी से चलते हुए एक मेन रोड पर आ गए। फिर टैक्सी में बैठकर एक फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगे। लैला ने आकर कहा, सुल्ताना भी आ गई है। फिर रसवंती ने कहा, फरहाद सॉरी, जनाब तबरेज़ी साहब मुझे अमली मैदान में आने से मना कर रहे हैं। फरमाते हैं अभी मेरी तरबियत बाकी है। वैसे तुम दोनों के लिए एक फ्रांसीसी तैयारा रवाना हो रहा है। वो चली गई। मैंने सुल्ताना को उस आला फौजी अफसर तक पहुंचाया। वो अब मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। फिर सुल्ताना को समझाया कि उस आला अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर फ़ज़ाइया के अफसर तक पहुंचे। मुझे मालूम था कि बाकी तमाम अफसरान योगा के माहिर नहीं हैं। फिर मैंने एक आला हाकिम के ज़रिए फ़्लाइंग क्लब के इंचार्ज से कहा, हमारी एक जासूसा और जासूस आ रहे हैं, उनके लिए तैयारा तैयार रखो, ईंधन चेक कर लो। मैंने लैला को फ़्लाइंग क्लब के इंचार्ज के पास पहुंचा दिया। वो देखती रही कि हमारे लिए जो तैयारा मखसूस किया जा रहा है उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। फ़्लाइंग क्लब शहर से दूर था। हम आधे घंटे में पहुंचे। तैयारा हमारे लिए रनवे पर आ गया था। सोनिया ने पायलट से कहा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। उसने पायलट की सीट संभाल ली। मैंने उसके पीछे एक सीट पर बैठकर सलमान से कहा, उस अफसर को छोड़ दो और मेरे पास आओ। वो मेरे दिमाग में आ गया। तैयारा रनवे पर दौड़ता हुआ फ़ज़ा में बुलंद हो रहा था। मैंने कहा, सलमान तुम सुल्ताना के पास जाओ, वो आला अफसर के दिमाग में है। उस अफसर के ज़रिए तंजीम वाले मुल्क के साहिली इलाके के फ़ौजी अफसर के पास पहुंचो और उसके दिमाग में रहकर मेरा इंतज़ार करना। सलमान ने पूछा, साहिली इलाके के किस अफसर को अहमियत देना चाहिए? मैंने जवाब दिया, तोपखाने के इंचार्ज अफसर को अहमियत दो। अगर हमें ख़तरा पेश आया तो तुम तोपों का रुख शहर की तरफ करके आला हुक्काम और फ़ौजी अफसरान को धमकियाँ दोगे। सलमान चला गया।
हमारे तैयारी की परवाज के साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक अफसर पूछ रहा था, यह तैयारा कहाँ जा रहा है? क्या ये शहरी हुदूद में रहेगा? फ्लाइंग क्लब के इंचार्ज ने लैला की मर्जी के मुताबिक जवाब दिया, जी हाँ, शहरी हुदूद में रहेगा। तैयारे के जरिए शहर में गश्त करने वाले फौजियों से राब्ता रखा जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने हंगामा मचा दिया, क्योंकि हमारा तैयारा सरहद पार जा रहा था। ट्रांसमीटर के जरिए फजाइया के अफसरान से कहा जा रहा था, इस तैयारे को रोको, वो इजाजत हासिल किए बगैर सरहद पार जा रहा है। फजाइया के आला अफसर के दिमाग में सुल्ताना मौजूद थी। उसने कहा, तैयारे में हमारा एक अफसर सीक्रेट मिशन पर जा रहा है, उसे रोका ना जाए। हमने सरहद पार कर ली। वहां फ्रांस का एक तैयारा हमारा मुंतजिर था। जब हम उसमें सवार हो गए और वो परवास करने लगा तो मैंने, सलमान, सुल्ताना और लैला ने तमाम तंजीम वालों फौजी अफसरान से कहा, तुम्हारी नई योगा वाली हुकूमत तुम्हें मुबारक रहे। पापा डोग अपनी आखिरी सांस पूरी कर चुका है। तुम्हारे ही तैयारे में सोनिया और फरहाद यहां से जा चुके हैं। पापा डोग की तरह जे मॉर्गन का ब्रेन ऑपरेशन कर चुके होंगे। आइंदा के लिए तैयार रखो, हम फिर कभी आएंगे। हमारी इन बातों पर किसी को यकीन नहीं आया। कितने ही फौजी अफसर दंदनाते हुए पापा डोग की खुफिया रिहाइशगाह में पहुंचे। उसको देखकर हैरान रह गए। आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने तौर पर जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किए थे। बॉडीगार्ड्स रखे थे जो योगा के माहिर थे। आला हुक्काम और अफसरान के दिमागों में भी कोई नहीं पहुंच सकता था। ऐसे में यकीन था कि ना हम पापा डोग तक पहुंच सकते हैं और ना ही किसी जरिए से तंजीम वालों की सरहदों से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट फ्लाइंग क्लब से आला हाकिम की इजाज़त के बगैर कोई परवास नहीं कर सकता था। बड़ा नाज था कि वो हाकिम सांस रोक लेता है। उन सब पर मातमी कैफियत तारी थी। उन्होंने लाखों डॉलर खर्च करके पापा डोग का ब्रेन तब्दील किया था। उसकी टेलीपैथी के जरिए सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे थे और वो खुद चोर हो गया था। वो बड़े मुल्क के हुक्काम से राब्ता करके अपने मुल्क में पेश आने वाले ये अलमिया सुना रहे थे। अगरचे तमाम गोल्डन ब्रेन्स की मौत से बड़े मुल्क को फ़ायदा पहुंचा था, लेकिन वो तंजीम वालों के गम में इसलिए शरीक था कि किसी वक्त भी हमारा रुख उसकी तरफ हो सकता था। तमाम बड़े ममालिक ने हुकूमत फ्रांस से शिकायत की। नए सुपर मास्टर ने फ्रांस के एक हाकिम से कहा, अगर तुम्हारी हुकूमत फरहाद की फैमिली को पनाह ना दे तो उन्हें किसी मुल्क में सुकून से रहना नसीब नहीं होगा। फ्रांस के हाकिम ने कहा, मफरूर लोगों को पनाह दी जाती है और फरहाद की फैमिली बरसों से फ्रांस की बाकायदा शहरी है, लेकिन उन्होंने तंजीम वाले मुल्क में मुजरिमाना हरकतें की हैं। मुजरिमाना हरकतों की इब्तिदा तुम लोगों से हुई है। पापा डोग बाबा फरीद वास्ती मरूम की साहबजादी को अगवा करके अपने मुल्क ले गया। वहाँ के हुक्मरानों ने पापा डोग को सर पर बिठाया। अब उसकी मौत पर वावेला क्यों कर रहे हो? बात सिर्फ पापा डोग की नहीं है। सोनिया और फरहाद ने तमाम गोल्डन ब्रेन्स को कत्ल किया है। तंजीम वाले मुल्क में बमबारी कराई है। हमारे दर्जनों टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया है। तंजीम वालों ने भी तुम्हारे ख्याल खानी करने वालों को अगवा किया है। अभी तक जे मॉर्गन उनकी कैद में है। एल्पा को मास्क मैन ले गया। तुम्हें उन दो ममालिक से कोई शिकायत नहीं है, जबकि फरहाद ने तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारी मरीना के हवाले कर दिया है। फिर भी तुम फरहाद की फैमिली की ही शिकायतें कर रहे हो। ये शिकायतें नहीं हैं, वार्निंग है। फरहाद को समझाओ, वो सिर्फ 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं और हमारे पास टेलीपैथी जानने वाले पैदा करने की मशीन है। आखिर वो कब तक हमारे मुकाबले पर ठहरेगा? फरहाद के दोनों बेटों को देख रहे हो। बाप शेर है तो वो सवा शेर हैं। देखने और समझने के बाद भी समझ में नहीं आया तो खुदा तुम्हें समझाएगा। सुपरमास्टर ने फ्रांस के हाकिम से कहा, हमारा तुम्हारा शुमार बड़े ममालिक में होता है। तुम्हारे पास फराज समेत 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं। मैं ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए तुम्हारे फ्रांस को 12 टेलीपैथी जानने वाले दूंगा। तुम उस कम वक्त की फैमिली को अपने मुल्क से निकाल दो। सुपरमास्टर, अभी तक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। क्या पारस और अली तैमूर टेलीपैथी जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। फिर भी तुम लोगों के 12 बजा रहे हैं। क्या तुमने सोचा है कि उन दोनों के पीछे कौन सा तूफान आने वाला है? तूफान? सुपरमास्टर ने ताज्जुब से पूछा। तूफान? मास्कमैन ने हैरानी से पूछा। तूफान? तंजीम वाले हुक्काम और दूसरे बड़े ममालिक ने सवाल किया। हाँ, तूफान। सोचो, तूफान। जब रसवंती से ऐसे 2 तूफान पैदा हो सकते हैं तो सोनिया किस क़यामत की औलाद को जन्म देगी? ये सोनिया और फरहाद का मिलाप हो रहा है। ज़मीन और आसमान टकरा रहे हैं। जाओ, इतनी देर से समझा रहा हूँ, बात समझ में नहीं आई। अब शायद अकल आ जाए। राब्ता ख़त्म हो गया। राब्ते कहाँ ख़त्म होते हैं? शुरुआत तो अब हुई थी। तमाम मुल्कों में हंगामी इजलास हो रहे थे।
ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि सोनिया ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो फितना कैसे क़यामत बनेगा। सब ये कहकर अपनी तसल्ली कर रहे थे कि सोनिया कौन सा अफलातून पैदा करेगी। हमारी दुनिया में बड़े बड़े धमाके पैदा हुए, ये एक धमाका और होगा तो क्या हो जाएगा। खुद को तसल्ली देना और बात होती है, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जाता। सोनिया ने आज तक जैसे दिल हिला देने वाले कारनामे अंजाम दिए थे, उनके पेश नज़र ये सच्चाई मुस्तनद थी कि आइंदा वो दिल दहला देने वाली औलाद पैदा करेगी। ये तो कुदरत के खेल होते हैं, कौन यकीन से कह सकता है कि आइंदा क्या होने वाला है। नए सुपर मास्टर ने अपने मुल्क के आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान से कहा, मैं खुशफहमी में मुब्तला होने वाला सुपर मास्टर नहीं हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी ट्रांसफार्मर मशीन पर भरोसा ना करें। उस मशीन ने जितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए वो सब फराद की फैमिली से ज़ेर होते रहे। सबसे ज़्यादा सबक आमोज हकीकत यह है कि हम टेलीपैथी ना जानने वाले पारस और अली तैमूर का भी कुछ बिगाड़ नहीं सके। एक आला हाकिम ने कहा, हाँ बेशक हमें अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि दुश्मन की ताकत का हिसाब करना चाहिए। नए सुपर मास्टर ने कहा, हिसाब यह है कि पिछले दिनों एक नई सोनिया सानी पैदा हो गई थी। उसने न्यूयॉर्क आकर असल सोनिया के लिए रास्ता हमवार किया, हम सबको चक्कर में डाल दिया। अली तैमूर के साथ तिब्बत जाकर पापा डोक के गुरोह को जहन्नुम में पहुंचा दिया। यानी फराद की फैमिली में ऐसे नाकाबिल शिकस्त अफराद का इजाफा हो रहा है जो टेलीपैथी नहीं जानते और हमारी टेलीपैथी जानने वालों का शिकार कर लेते हैं। कर्नल ने कहा, मैं मानता हूँ फराद की फैमिली मेंबरान ने साबित कर दिया है कि ट्रांसफार्मर मशीन इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी इंसान की कुदरती सलाहियतें अपना लोहा मनवा लेती हैं। सुपर मास्टर ने पूछा, जनरल तुम क्यों चुप हो? तुमने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट हमारे मुल्क के निज़ाम हुकूमत पर टेलीपैथी के जरिए हावी होना चाहते थे। तुमने उन सबको काल कोठरी में पहुंचा दिया। सिर्फ एक मेरीना आज़ाद रह गई है जो फराद की फैमिली से मुतासिर नजर आती है। हम तुमसे कुछ सुनने की तवक्को कर रहे हैं। जनरल ने कहा, दीवारों के भी कान होते हैं और टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तो किसी की भी नादानिस्तगी में आकर यहाँ की बातें सुन सकते हैं। तंजीम वाले मुल्क में योगा जानने वाले हुक्मरान थे, उनका अंजाम हमारे सामने है। ये फरहाद किस तरह हमारे तक पहुंच जाता है ये हम अभी तक नहीं समझ पाए, इसलिए खामोशी बेहतर है। जो मैं कह रहा हूं वो आइंदा सामने आने वाला है। नए सुपर मास्टर ने कहा, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। दूसरे आला हाकिम ने कहा, हम इस इलाज से बाहर जा रहे हैं। जनरल और सुपर मास्टर का फर्ज है कि वो आपस में एक दूसरे के मशवरे से पहले मेरीना को काबू में करें। अगर वो फराद के बेटे से मुतासिर होगी तो हमें ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा मैं ओहदेदारान से दरख्वास्त करता हूं कि ये सब जनरल और सुपर मास्टर को तनहा छोड़ दें। सब लोग उठकर वहां से जाने लगे। फिर वो हॉल तकरीबन खाली हो गया। वहां सिर्फ जनरल और सुपर मास्टर रह गए। जनरल ने कहा, मैं मुतमईन हूं, यहाँ कोई तीसरा नहीं है और हमारे दिमागों में कोई आ नहीं सकता। क्या तुम ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करते हो? हरगिज़ नहीं। मैं बचपन से उसूलों का पाबंद हूँ। आराम से सोता और जागता हूँ। बचपन से ये आदत है कि दिमाग को सोते वक्त मुकर्ररा वक्त पर जागने की हिदायत देता हूँ और नींद पूरी हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं भी यही करता हूँ। इस बार कोई हमारे दिमागों में नहीं आएगा। हम अहम मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, अभी तो मैं खेल शुरू करने वाला हूँ। मैं मेरीना को यकीन दिलाऊंगा कि उसके साथ हूँ। पिछले सुपर मास्टर की तरह उसका मुखालिफ नहीं हूँ। उसकी हिमायत करके कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। तुम्हारे ताउन से बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। मुझसे क्या चाहते हो? वो ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स सजाए मौत के मुस्तहिक हैं। एक तो वो हमारे मुल्क में फ़िरौन बन रहे थे, दूसरे ये कि हमारे मुल्क के अहम राजों से वाकिफ़ हैं। हमारी कितनी ही खुफिया दस्तावेज़ात कहाँ छुपा कर रखी जाती हैं ये उन्हें मालूम है। और काल कोठरी में बैठकर पता नहीं वो ख्याल खानी के ज़रिए हमारे कितने दुश्मन मुल्कों से रब्ता कर रहे होंगे। हाँ, उनका जिंदा रहना मुनासिब नहीं है। अगरचे वो कस्में खाते हैं और वादा करते हैं कि कैदी रहकर मुल्क की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन गद्दारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं यही ताउन चाहता हूँ। उन्हें मेरे ज़रिए मरने दो। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स के दिमागों को वक्ती तौर पर कमज़ोर बनाओ। खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करो, फिर उन पर तनवीमी अमल कराओ। तुम्हारा एक ख़ास टेलीपैथी जानने वाला ये अमल करेगा, उनके दिमागों में जाया करेगा। तुम उन्हें काल कोठरी से निकाल कर आज़ाद छोड़ दोगे। वो हमें धोखा देकर कहीं नहीं जा सकेंगे। उनके दिमाग तुम्हारी टेलीपैथी जानने वालों की मुट्ठी में रहेंगे। हाँ, बहुत उम्दा प्लानिंग है। उनकी आज़ादी के बाद क्या करोगे?
जैसे हालात पेश आएंगे वैसे ही चाले चलूंगा, लेकिन वो पांचों एक एक करके ज़रूर मारे जाएंगे। जनरल और सुपरमास्टर के दरमियान ये मामला तय हो गया। सुपरमास्टर ने अपनी रिहाइशगाह में आकर मरीना के नुमाइंदों से फ़ोन पर रब्ता किया। फिर कहा, मरीना जब भी तुम्हारे दिमाग में आए तो उससे कहना कि मुझसे फ़ोन पर रब्ता करे। उसने रिसीवर रख दिया। उसी शाम मरीना ने फ़ोन पर उसे मुखातिब किया। हेलो सुपरमास्टर, मैं मरीना बोल रही हूँ। तुम्हें ये ओहदा मुबारक हो। शुक्रिया मरीना, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ा है। तुमने वाकई बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। क्या तुमने मेरी तारीफ़ें करने के लिए मुझे बुलाया था? मेरा ख्याल है तुम दुनिया की पहली औरत हो जो अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश नहीं हुई। ये भी एक तरह से मेरी तारीफ़ है। काम की बात करो। मैं तुम्हारे ताउन से उन गलत अफराद को बेनकाब करना चाहता हूँ जो हमारी हुकूमत में आला ओहदों पर रहकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या तुम ऐसे अफराद को जानते हो? हाँ, मगर ये बातें मैं फ़ोन पर नहीं करूँगा। मेरे एक वफादार मुलाजिम के दिमाग में आकर मुझसे बातें करो। उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। जब वो आ गया तो उसे रिसीवर देखकर कहने लगा, फ़ोन पर बातें करो। मुलाजिम ने रिसीवर लेकर पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? मरीना रिसीवर रखकर मुलाजिम के दिमाग में आ गई। वो फिर रिसीवर रखकर बोला, सर, दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। मरीना ने उसकी ज़बान से कहा, मैं बोल रही हूँ। सुपरमास्टर ने कहा, सुना है तुम बहुत मोहतात रहती हो, लेकिन अभी एक्सचेंज के ज़रिए मालूम हो जाएगा कि तुम इसी मुल्क के इसी शहर में हो। हाँ, जब मालूमात हासिल करके तुम्हारे जासूस इस नंबर वाले फ़ोन तक पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि मैं यहाँ से एक औरत के दिमाग पर कब्ज़ा जमा कर तुमसे बातें कर रही थी। शाबाश, वाकई तुम मोहतात रहती हो। मैं भी तुम्हारी तरह किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम पर एक हद तक भरोसा कर रहा हूँ। वादा करो मैं जो कहूँगा उसे तुम रास में रखोगी। मैं वादा करती हूँ अपने मुल्क और कौम की भलाई चाहने वाले के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। तो फिर सुनो, जनरल तुमसे फ्रॉड कर रहा है। उसने दिखावे के लिए ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को कैद किया है। ये पांचों हमारे मुल्क के अहम राजों से वाकिफ हैं। उन गद्दारों को फौरन गोली मारना चाहिए था, लेकिन वो किसी मकसद के लिए उन्हें काल कोठरी में जिंदगी दे रहा है। मरीना कायल होकर कहने लगी, तुम्हारी ये बात दिल को लगती है। वो पांचों गद्दार हमारे मुल्क के तमाम राज दूसरे ममालिक तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें फौरन गोली मार देना चाहिए था। सुपर मास्टर ने कहा, जनरल आला हुकाम से कह रहा था कि उन पांचों के दिमागों को तनवीमी अमल के जरिए एक टेलीपैथी जानने वाले की मुट्ठी में रखा जाए। वो जनरल का ही खास टेलीपैथी जानने वाला है। वो शख्स उन्हें अपने काबू में रखा करेगा। उन्हें काल कोठरी से इस शर्त पर निकाला जाएगा कि वो पांचों तुम्हें तलाश करके कत्ल कर दें और तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप करें। जब वो ये कारनामा अंजाम देंगे तो उन्हें दोबारा ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स बना दिया जाएगा, लेकिन जनरल अपने खास ख्याल खानी करने वाले के जरिए उन पांचों को हमेशा अपने काबू में रखेगा। वो कहने लगी, बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। मुझे खुशी है सुपर मास्टर कि तुम सही मायनों में मुहिब्बे वतन हो और मेरा साथ दे रहे हो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अपने एक टेलीपैथी जानने वाले से कहो वो मेरे दिमाग में आता जाता रहे। जैसे ही वो पांचों गद्दार रिहा किए जाएंगे, मैं तुम्हारे ख्याल खानी करने वाले के जरिए तुम्हें खतरे से आगाह कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुपर मास्टर। मेरा एक आदमी तुम्हारे मुलाजिम के दिमाग में आता जाता रहेगा। वो सुपर मास्टर की दोस्ती से किसी हद तक मुतमईन होकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अपनी चेयर से उठकर दरवाजे पर आई। बालकोनी में आकर देखा, पारस घोड़े पर सवार था और उसे दौड़ाता जा रहा था। जब वो किसी मामले में मसरूफ नहीं रहता, इसी तरह घुड़सवारी करता था। कई मील की दौड़ लगाता था और अपने उस्ताद मास्टर रॉकी की हिदायत के मुताबिक हमेशा चाको चौबंद रहता था। वो जब तक घोड़े पर सवार जाता नजर आता रहा, मरीना मोहब्बत से उसे देखती रही। फिर वो नज़रों से ओझल हो गया तो वो मुस्कुराती हुई कमरे में वापस आ गई। फिर पलंग पर आकर उसके मुलायम गद्दे पर चारों शानें चित गिर पड़ी। उसके हवास पर वही छाया हुआ था। वो नाग नहीं था पर जहरीला था। वो नागन नहीं थी पर जहर चूस लेती थी और दिन रात अजीब खुदी के आलम में रहती थी। अब तो कभी कभी डरने लगी थी कि वो कभी जुदा होगा तो उसके बगैर कैसे जिएगी। पहले वो गैर महसूस तौर पर उसकी तरफ खींची जा रही थी और अब उसकी आदी हो रही थी। वो हर सांस के साथ उसके अंदर आता था और हर सांस के साथ बाहर जाता था। वो उठकर बैठ गई। कैनी पॉल, मिक्की मैथ्यू और वार्नर हैक जितने टेलीपैथी जानने वाले अगवा किए गए थे, वो सब उसे मिल गए थे। वो उनके दिमागों में जाने लगी थी। कैनी पॉल ने मैथ्यू को अपने मुल्क में बुला लिया था। वार्नर हैक जजीरा पोटाहा में था।
मेरीना उसके दिमाग में आकर उसे मुखातिब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इस हकीकत से बेखबर था कि किसी के तनवीमी अमल के ज़ेर असर है और मेरीना जोजो की सोच के लहजे में उसके अंदर आने लगी है। उसके दिमाग में आते ही पता चला कि वो एक मुसलमान लड़की हमायला के इश्क में गिरफ्तार है, और ये इश्क वार्नर और हमायला के लिए इतना संजीदा और इतना गहरा था कि एक ज़बरदस्त मसला बन गया था। हमायला अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती थी और वार्नर को भी अपने मज़हब से लगाव था। इन्हीं मजबूरियों के पेश नज़र वो शादी नहीं कर सकते थे, बस दूर ही दूर से मोहब्बत करते थे। मेरीना ने बड़ी हैरानी से सोचा, दोनों भरपूर जवान हैं, फिर एक दूसरे के सामने आकर दूर कैसे रहते हैं। मैं तो पारस से दूर न रह सकी, हमायला कैसे जज्बों की रोकथाम कर लेती है। उसने वार्नर की सोच में कहा, मुझे कम से कम हमायला का हाथ पकड़ना चाहिए। मैं ऐसा क्यों नहीं करता? वार्नर की मुस्बत सोच ने कहा, वो बहुत हया वाली है। एक दोशीज़ा की हया से मोहब्बत का हुस्न कायम रहता है। जो बीवी बनकर बच्चों की माँ बनकर भी अपने मर्द की तन्हाई में शर्माए, ऐसी लड़कियां नसीब वालों को मिलती हैं, वरना सारी दुनिया में गुनाहों का बाजार इतना गर्म है कि हया नाबूद होती दिखाई देती है। वार्नर के ख्याल पढ़कर मेरीना को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। क्या मुझ में हया नहीं है? क्या मैं पारस के सामने बेहया हो चुकी हूँ और वो मुसलमान लड़की ऐसी शर्म वाली है कि वार्नर को हाथ पकड़ने भी नहीं देती? उसे पहली बार एहसास हुआ कि पारस की मोहब्बत में बेकीमत हो गई है। उसे हमायला की तरह अपनी कीमत को बढ़ाते रहना चाहिए था। वो झुंझलाकर वार्नर के दिमाग में आई, फिर उसकी सोच में बोली, मर्द वही है जो औरत की हया को जीत ले। मैं क्यों खामखा हमायला की शर्मीली तबीयत को अहमियत दे रहा हूँ? अगर वो एक बार मेरी तन्हाई में आ जाए तो फिर मेरी दीवानी बनकर अपने मज़हब से फिर जाएगी, ईसाईयत कबूल कर लेगी, यूं हमारी शादी हो जाएगी। वो परेशान होकर बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? जब मैं अपनी हमायला को उसकी पाकीज़गी से अलग नहीं करना चाहता तो उसे उसके मज़हब से क्यों अलग करने की बात सोच रहा हूँ? नहीं, मोहब्बत ऐसी खुद गरज नहीं होती। क्या मेरे दिमाग में शैतान घुस आया है? वो उसके दिमाग से निकल आई, इजी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। ये बात इस तरह पढ़ा रही थी कि जब वो एक मुसलमान के साथ ज़िंदगी गुजार रही है तो हमायला एक ईसाई के करीब आने से क्यों कतराती है। एक की पारसाई दूसरे के लिए काली बन गई थी। घोड़े की टापों की आवाज़ें आ रही थीं। पारस वापस आ गया था। बाहर घोड़ा खड़ा था। वो बेचैनी से टहलने लगी। कहाँ तो वो पारस की आहट या आवाज़ सुनते ही दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज उसके आते ही मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो कमरे में आ गया, फिर इजी चेयर पर बैठकर पैरों से राइडिंग शूज उतारते हुए बोला, क्या बात है? मुंह फेर कर कुछ कहना चाहती हो? वो पलट कर कहने लगी, मैं आंखों में आंखें डालकर कह सकती हूँ। याद है तुम्हारी सुल्ताना आंटी ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बीवी बनाने से पहले मुझे मुसलमान बनाना चाहते हो। क्या ये झूठ है? अरे बात पुरानी हो चुकी है, ये तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। तुम्हारी बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। पहले हमारी शादी तुम्हारे मज़हब के मुताबिक होगी या फिर मेरे मज़हब के मुताबिक निकाह पढ़ाया जाएगा, और निकाह से पहले तुम कलमा तौहीद पढ़ोगी। मैं नहीं पढ़ूंगी, ये तो मैं देख रहा हूँ। कलमा नहीं पढ़ना चाहती हो, इसलिए अभी तक हमारा निकाह नहीं हुआ है। तो फिर किस रिश्ते से मेरे साथ रहते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ? कैसी उल्टी बातें कर रही हो? मुझे मेरे अंकल किंग फर्नांडो ने यह बंगला रहने को दिया है, तुम मेरे साथ रहती हो। फराद अली तैमूर की फैमिली में ऐसा कोई बेगैरत नहीं है जो अपनी होने वाली बीवी के घर में जाकर रहे। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं हूँ। तुम कह रही हो तो ये सच होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अरे आखिर बात क्या है? तुम्हारे तेवर क्यों बदल गए हैं? तुम मुसलमान लोग खुद गरज होते हो। गुस्सा थूक दो, फिर बोलो। मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। तुम लोग गैर मज़हब से लड़कियां ले आते हो और अपने मज़हब की लड़कियों को दूसरे मज़हब में जाने नहीं देते। सुनो मरीना, दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो कट्टर मजहबी होते हैं जिनसे दुनिया की कोई ताकत उनका ईमान नहीं छीन सकती। दूसरे वो होते हैं जो मज़हब और क़वानीन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हमारी दुनिया में कितने ही लोग आए दिन अपना मज़हब बदलते रहते हैं, उनमें सभी होते हैं। हमने कभी किसी का गिरेबान पकड़कर उसे मलामत नहीं की। कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। और ये तो सीधी सी बात है, जो अपना वतन बदलता है, अपनी ज़बान बदलता है, उसे खुदा बदलते देर नहीं लगती। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वार्नर अपना वतन छोड़कर एक जजीरे में चला गया है? तो क्या वो मुसलमान लड़की की खातिर अपनी ज़बान और अपना मज़हब बदल देगा? भाई तुम किस वार्नर की बातें कर रही हो? वही जो जजीरा पोटाया में है। एक मुसलमान लड़की हमायला उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अपना हाथ पकड़ने नहीं देती।
क्या मैं उसका हाथ पकड़ा दूं? ज़रूर ऐसा करना चाहिए। मैं ईसाई होकर तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। हमाइला को भी अपने ईसाई महबूब के साथ यही कुछ करना चाहिए। प्लीज़ एक मिनट, क्या मैंने तुम्हें जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा? कभी नहीं कहा। तुम अपनी मर्जी से मेरी तन्हाई में आती हो या मैं जबरन तुम्हें खींच कर लाता हूँ? मैं अपनी मर्जी से आती हूँ। तो फिर हमाइला को भी उसकी मर्जी पर छोड़ दो। बात समझ में आने वाली थी, लेकिन वो गुस्से में टहलने लगी। फिर पारस के पास बैठकर बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम में ये बुनियादी शराइत हैं कि एक खुदा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर दिल से कलमा पढ़ा जाए। चलो मैं दिल से कलमा पढ़ लूँगी। तुम पापा से कहो मेरे बदले में हमाइला को ईसाइयत कबूल करने की हिदायत करें। सॉरी मेरीना, मैं तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए एक मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम नहीं बनने दूंगा। तो फिर साबित हो गया कि मुसलमान खुद गरज होते हैं। अकल से समझो, हम बाहर से कोई चीज़ लाकर घर का हुस्न बढ़ाते हैं, लेकिन घर का हुस्न बाहर फेंक कर अपने घर को नहीं उजाड़ते। ऐसा कोई नहीं करता। मैं समझ रहा हूं कि हमाइला की पारसाई के बायस तुम्हारी अना को ठेस पहुंच रही है। तुम इस बात को यूं समझो कि यह मामला सिर्फ एक मुसलमान लड़की का नहीं है, या फिर यूं समझो कि हमाइला की नज़रों में मज़हब अव्वल और मोहब्बत सानवी है। तुम्हारी नज़रों में मोहब्बत इतनी ज़्यादा अहम है कि तुम हर दीवार गिराकर मेरे पास आ गई हो। तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा को हमाइला नहीं छू सकेगी। पारस के आखिरी फ़िक्रे ने उसे किसी हद तक मुतमईन किया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अंगारे दहक रहे थे। वो दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हारे साथ बहस करते हुए भूल ही गई थी कि ज़रूरी ख्याल खानी करनी है। उसने दूसरे कमरे में जाकर पारस को नज़र भर कर देखा, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। एक सोफे पर आकर बैठते हुए दिल में बोली, हमाइला कैसे दूर रहेगी? उसे अपने महबूब की तन्हाइयों को आबाद करना चाहिए। मैं उसे मजबूर करूंगी। उसने वार्नर के दिमाग में पहुंचकर उसके अंदर हमाइला के लिए बेचैनी पैदा की, ताकि वो हमाइला से मुलाकात करे, उससे बातें करे। इस तरह वो हमाइला की आवाज़ और लहजा सुनकर उसके दिमाग में पहुंच जाए, फिर उसके अंदर रहकर औरत के जज्बात को बेलगाम करे। उसके बाद हमाइला किसी हिचकिचाहट और हया के बगैर उसकी आगोश में चली जाएगी। दूसरी तरफ पारस ने टॉयलेट में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर जेब से एक नन्हा ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑपरेट किया। राब्ता कायम होने पर उसने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अम्मी मैं हूं आपका बेटा पारस। पारस पहले लैला को आंटी कहता था। जब लैला ने फराग दिली से सोनिया को सही मायनों में और अच्छे अंदाज में सौकन तस्लीम कर लिया, तो उसने लैला से कहा था, आज से मैं आपको आंटी नहीं बल्कि पाकिस्तानी ज़बान में अम्मी कहा करूँगा। बहरहाल उसने लैला को हमाइला के मुतालिक थोड़ी तफसील बताई, फिर कहा, मैरीना अपनी इंसल्ट महसूस कर रही है। आइंदा वो हमाइला के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे वार्नर की तन्हाई में पहुंचा देगी। आपसे गुजारिश है कि हमाइला को उसकी हया की हदूद से बाहर न निकलने दें। लैला ने कहा, इत्मीनान रखो बेटे, यहाँ मसला मज़हब का नहीं है। मैरीना जबरन हमाइला को मज़हब तब्दील करने पर माइल करेगी, मैं उसे नाकाम बना दूंगी। पारस ने कहा, अम्मी मैरीना बहुत अच्छी है, बस इतनी सी बात है कि हमाइला की हया से मरीना की हया को या अना को ठेस पहुंची है। हाँ मैं समझती हूँ, तुम इत्मीनान रखो। ये कहकर लैला ने जोजो के लहजे को इख्तियार किया, फिर ख्याल खानी के जरिए वार्नर हैक के दिमाग में पहुंच गई। वहाँ मैरीना पहले से मौजूद थी। वार्नर के अंदर हमाइला के लिए जज्बात भड़का रही थी, उसे तरगीब दे रही थी कि वो हमाइला से मुलाकात करे और उससे बातें करे, ताकि वो हमाइला की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंच जाए, उस हया वाली को वार्नर की आगोश में जाने पर मजबूर कर दे। चूंकि वार्नर तनवीमी अमल के जरिए मामूल बना हुआ था, इसलिए बेख्तियार अपनी रिहाइशगाह से निकलकर बाहर आ गया। हमाइला उसके पड़ोस में थी। वार्नर ने ख्याल खानी के जरिए मालूम कर लिया था कि वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है और अपने वार्नर के मुताल्लिक दिल से सोच रही है। उस वक्त बड़ा अजीब राब्ता था। मैरीना और लैला वार्नर के दिमाग में थीं और वार्नर हमाइला के दिमाग में था। मैरीना अपनी चाल चलना चाहती थी और लैला की चालों का तोड़ करने को तैयार थी। वार्नर हमाइला के ख्यालात पढ़ रहा था। इस तरह वार्नर के जरिए मैरीना और लैला उसके दिमाग से निकलकर हमाइला के दिमाग में पहुंच गई थीं। हमाइला की सोच बता रही थी कि उसका बाप अपनी दुकान में है और वो घर में अकेली थी। वार्नर के लिए करवट करवट तड़प रही थी। ये सोच पड़ते ही वार्नर उसके घर में आ गया, फिर उसकी ख्वाबगाह में पहुंच गया। वो उसे देखते ही चौंक कर बिस्तर से उठ बैठी। शर्माने वाली लड़कियां अपनी तन्हाई में अपने मर्द के मुताल्लिक खाक कैसी ही खट्टी मीठी बातें सोच लें, लेकिन अपने मर्द के सामने होश में आ जाती हैं, ख्यालात की दुनिया से भी निकल जाती हैं। फिर अपनी पारसाई को बरकरार रखने के लिए
ज़रा फासला रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। हमाइला ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे घर में क्यों आए हो? वार्नर ने मरीना की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करूंगा। हमाइला ने खुश होकर पूछा, क्या तुम मेरी खातिर मुसलमान हो जाओगे? ये बात मरीना को मंजूर नहीं थी। वो हमाइला के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी ज़बान से बोली, मेरे वार्नर, मज़हब की कोई अहमियत नहीं है, तुम इस्लाम कबूल ना करो, आओ मुझे कबूल कर लो। लैला समझ गई कि हमाइला की ज़बान से मरीना बोल रही है। वो वार्नर की ज़बान से कहने लगी, नहीं हमाइला, ऐसा ना कहो, हमें एक दूसरे को कबूल करने से पहले मज़हब का मसला हल करना चाहिए। मरीना एक वक्त में किसी एक के ही दिमाग में रह सकती थी। वो हमाइला को वार्नर की आगोश में पहुंचाने आई थी। जब उसने देखा कि वार्नर मज़हब का मसला पेश कर रहा है तो वो हमाइला को छोड़कर उसके दिमाग में आ गई। फिर उसकी ज़बान से कहने लगी, मेरी जान हमाइला, मज़हब का कोई मसला नहीं है, उसके मुताल्लिक हम बाद में बहस कर लेंगे, अभी मेरी आगोश में आ जाओ। लैला इतनी देर में हमाइला के अंदर पहुंच गई थी। उसकी ज़बान से कहने लगी, वार्नर तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी पारसाई की कदर करते थे और आज खुद ही मुझे अपनी आगोश में बुला रहे हो। मरीना उलझन में पड़ गई। वो तन्हा दोनों को एक दूसरे की आगोश में नहीं पहुंचा सकती थी। वो जूडी नॉर्मन के पास आई, फिर कहने लगी, मैं तुम्हें एक लड़की के दिमाग में पहुंचाऊंगी, तुम उसे वार्नर की आगोश में जाने पर मजबूर करोगे। वो उसे हमाइला के दिमाग में ले गई, फिर खुद वार्नर के दिमाग में आ गई। उस वक्त वार्नर कह रहा था, माफ़ कर दो हमाइला, न जाने में जज्बात में कैसे बह गया, बेख्तियार तुम्हारे कमरे में चला आया। कोई बात नहीं, चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर दुनिया वालों के सामने बहकने से बचे रहेंगे। वो उसके साथ बाहर जाने के लिए करीब आई। वार्नर ने एतराज़ नहीं किया। लैला ने फ़ौरन ही हमाइला को अलग किया। जूडी नॉर्मन ने उसे दोबारा वार्नर के बाजुओं में जाने पर मजबूर किया, लेकिन लैला ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। वार्नर ने पूछा, मेरी हमाइला, तुम मुझसे दूर क्यों हो गई? लैला उसे दौड़ाती हुई घर से बाहर ले गई। मरीना ने जूडी के पास आकर पूछा, तुम इसे काबू में क्यों नहीं करते हो? हमाइला का दिमाग अचानक पत्थर का हो गया है, वो कहने लगा, मेरी सोच की लहरें असर नहीं कर रही हैं। मरीना ये सुनकर हमाइला के अंदर आई। उसकी सोच में बोली, मुझे घर के अंदर वार्नर को ले जाना चाहिए। फिर उसने हमाइला के दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा। पता चला उसका दिमाग काबू में नहीं आ रहा है। उसे शुबा हुआ कि किसी और ने उस पर कब्जा जमाया हुआ है। उसने पूछा, यहाँ और कौन है? उसे जवाब नहीं मिला। उसने दूसरी बार यही सवाल किया। जब कोई जवाब न मिला तो वो दिमागी तौर पर हासिल हो गई। अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में आई जहां पारस को तन्हा छोड़कर गई थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को तक रहा था। वो पास आकर कहने लगी, कैसे अनजान बन रहे हो? मैं तुम्हारी चालाकी समझ रही हूं। वो उठकर बैठते हुए हैरानी से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने किसी हमाइला के दिमाग में पहुंचा दिया है। मैंने किसी को हमाइला के पास नहीं पहुंचाया है, वहां पहले से कोई मौजूद हो सकता है। वैसे मामला क्या है? वो पहले वार्नर की तरफ माइल हो रही थी, फिर अचानक ही उसकी आगोश से दूर हो गई। ये तो तुम पहले ही कह रही थी कि वो हया वाली है। अगर वार्नर से दूर हो गई है तो मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रही हो? तुमने किसी से कहा है कि हमाइला के दिमाग पर कब्जा जमाया जाए। मरीना, तुम्हारी बातों से पता चलता है तुम हमाइला को टेलीपैथी के जरिए जबरन वार्नर की आगोश में ले जा रही थी और इस मकसद में तुम्हें नाकामी हुई है। हाँ, लेकिन कब तक नाकामी होगी? मैं ऐसे वक्त हमाइला के पास जाऊंगी, ऐसे वक्त जाऊंगी, मगर नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम काबिल एतमाद नहीं रहे। तुम्हें एहसास है कि गलत काम करना चाहती हो। अगर वो गलत है तो हमारे ताल्लुकात भी गलत हैं। दिल से कायम किए हुए ताल्लुकात गलत नहीं होते। हमाइला जो बात दिल से नहीं मानती उसे तुम जबरन क्यों मनवा रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो लड़की अपनी पारसाई से मेरी इंसल्ट कर रही है। दुनिया में जितनी लड़कियां पारसा हैं, क्या वो सब तुम्हारी इंसल्ट कर रही हैं? क्या तुम सब पर जबर करोगी? अगर सब पर जबर नहीं कर सकती तो फिर हमाइला के पीछे क्यों पड़ गई हो? क्या इसलिए कि वो मुसलमान है? तुम कितनी मुसलमान लड़कियों को गैर मुस्लिमों की तरफ जबरन माइल करोगी? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अभी तुमने कहा है कि मैं काबिल एतमाद नहीं रहा, लेकिन तुम मेरे पापा और दूसरे बुजुर्गों के एतमाद को ठेस पहुंचा रही हो। तमाम टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे हवाले किया गया है ताकि तुम नेक मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारा पहला ही मकसद गलत हो रहा है। वो सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, ठीक कहते हो।
जिस मामले का ताल्लुक जज्बात से होता है वहाँ इंसान से गलतियाँ होती हैं। मैंने अपनी तौहीन के मुताल्लिक सोचा और ये भूल गई कि पापा मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। मेरी इस हरकत का पता चलेगा तो उन्हें दुख होगा, फिर हमारी मोहब्बत और दोस्ती मशकूक हो जाएगी। उसने करीब आकर पारस के सीने पर सर रख दिया। ये उसकी बहुत बड़ी खूबी थी कि अपनी खामियों को समझ लेती थी और गलतियों को तस्लीम कर लेती थी। उसने थोड़ी देर बाद सलमान को मुखातिब किया और कहा, अंकल, नया सुपर मास्टर मेरा हिमायती है। उसने बताया है कि जनरल दोहरी चालें चल रहा है। उसने ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को बज़ाहिर गिरफ्तार किया है, लेकिन जल्द ही उन्हें काल कोठरी से बाहर निकालने वाला है ताकि वो पांचों मुझे ढूंढ निकालें। ये खुशी की बात है कि नया सुपर मास्टर तुम्हारी हिमायत कर रहा है। तुम बहुत ज़हीन हो। इस बात पर गौर करो कि सुपर मास्टर को जनरल की प्लानिंग कैसे मालूम हुई। अंकल, सुपर मास्टर वसी ज़राए का मालिक होता है। बेटी, मैं भी सुपर मास्टर रह चुका हूँ और ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जनरल अपने राज और अहम फौजी मामलात सुपर मास्टर को नहीं बताता, क्योंकि सुपर मास्टर ओहदे में जनरल से कमतर होता है। मेरीना ने कहा, जब भी उन पांचों को रिहा किया जाएगा तो सुपर मास्टर मुझे इत्तला देगा। अगर उसकी इत्तला दुरुस्त होगी तो साबित हो जाएगा कि सुपर मास्टर भी दुरुस्त है। खुदा करे ऐसा ही हो। मरीना, तुम्हारी असल खुशी यह है कि सुपर मास्टर तुम्हारी तरह मुहिब वतन है, लेकिन तुम्हें इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि उसे जनरल की प्लानिंग कैसे मालूम होती है। एक बात पर वो हमेशा अमल करते हैं कि सुपर मास्टर ना अहल हो तो उसे गोली मार देते हैं ताकि उसके जरिए मुल्क के अहम राज दूसरों तक न पहुंच सकें। वो पांचों अहम राजों से वाकिफ हैं। फिर जनरल ने उन्हें जिंदा क्यों रखा है? फिर उन्हें सिर्फ इसलिए क्यों रिहा करेगा कि वो तुम्हें तलाश करें? क्या उनकी रिहाई के बाद ये अंदेशा नहीं रहेगा कि सुपर मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स बहुत बड़े ओहदों से नीचे गिरा दिए जाने के बाद वो दुश्मनों की गोद में चले जाएंगे? ओह गॉड, मैंने इस पहलू से नहीं सोचा था। जनरल मुल्क और कौम से मोहब्बत करता है। वो पांचों को काल कोठरी से निकालने की हिमाकत नहीं करेगा, सलमान ने कहा। और अगर ऐसा करे तो उसके पीछे कोई गहरी चाल होगी। अंकल, मैं इस पहलू पर मजीद गौर करने के बाद आपसे बात करूंगी। सो फार अंकल। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। फिर सुपर मास्टर के दिमाग में आ गई। उसके ख्यालात से पता चला कि सुपर मास्टर एक अहम इत्तला देना चाहता है। मुलाजिम उसकी मर्जी के बाद अपने मालिक से फ़ोन पर राब्ता कायम करने लगा। थोड़ी देर बाद सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। वो मुलाजिम की ज़बान से बोली, मैं मेरीना बोल रही हूँ, फ़ोन रख दो, मैं आ रहा हूँ।